नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में आपको हम बताते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी। लेकिन अब हम इस बातचीत का दायरा बढ़ा रहे हैं। अब हम रखेंगे आपके पैसों का पूरा ख्याल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर खबर आपको हम देंगे ही, साथ ही वो ऑप्शन भी आपके सामने रखेंगे जिसका फ़ायदा उठाकर आप पैसे बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इन सबके साथ ही पहले की तरह सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। आज हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम से जुड़े सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर ग्राहकों को परेशान क्या करती है। सवाल तो हम लेंगे और जवाब उसके देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज़ के हर्षवर्धन। रूंगटा, हर्ष, स्वागत है आपका शो में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। अगर कंपनी क्लेम देने से मना कर दे तो पॉलिसी होल्डर के सामने क्या ऑप्शन मौजूद है। साथ ही जानेंगे कि किन हालातों में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से आपको मना कर सकती है। और अगर कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है और आप चाहते हैं शिकायत दर्ज करवाना, हम बताएंगे कि शिकायत दर्ज करवाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए लेते हैं सवाल। पहला सवाल गौरव सैनी चंडीगढ़ से पूछना चाहते हैं। गौरव नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास फुल मोटर इंश्योरेंस है अपनी कार की। 4 चीज का कार है मेरे पास, जिसमें मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी था और अपनी कार का इंश्योरेंस भी था जी। लास्ट वीक मेरी कार मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मेरे को ये जानना था कि थर्ड पार्टी क्लेम कैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता हूँ, बिकॉज मैं अप्रोच कर रहा हूँ। मेरे पास रॉयल सुंदरम जनरल मोटर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस है, बट वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि मैं थर्ड पार्टी को क्लेम मेरे को अगर देना है तो वो कैसे दे सकता हूँ, बिकॉज दूसरी गाड़ी का भी डैमेज हुआ है। अच्छा, और आपने कंपनी से बात करने की कोशिश भी की है लेकिन कोई भी आपको गाइड नहीं कर पा रहा है? हाँ, हर कोई ये बोला कि वो मोटर बॉडी क्लेम, यानी कि जो मेरी गाड़ी का डैमेज है उसके बारे में दे कैन प्रोवाइड मी द इन्फॉर्मेशन, बट दूसरी गाड़ी का जो डैमेज है उसके बारे में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। जी जी। हर जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस, तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो सवाल होता है क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक वो भरोसा कंपनी पे होना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई पॉलिसी बेचता भी है आपको तो ये भरोसे के साथ ही देता है कि कभी कोई दुर्घटना हो जाएगी या जो भी मुसीबत आएगी तो कंपनी है वो आपको क्लेम दे देगी। अब जैसे गौरव के केस में यहाँ पर इनको डाउट है, मुसीबत में फंसे हुए हैं लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है थर्ड पार्टी क्लेम के बारे में। क्या करना चाहिए इनको? पहले बात गौरव, आपकी कंपनी आपको ये कह रही है कि आपके जो नुकसान हुआ है कार को वो देने को तैयार हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका और किसी और कार का एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी का और किसी और की गाड़ी का, तो आप सामने वाली गाड़ी का जो खर्चा है वो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्यों देना चाहते हैं? अगर आप मुझे वो पहले बताएं तो प्रॉब्ली वो प्रोसेस आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। दूसरी कार जिसकी पर्सनल फिजिकल इंजरी किसी को नहीं है, उनकी गाड़ी को डैमेज हुई और उस कार वाले के पास तो इंश्योरेंस थी, उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया था, उसका फुल इंश्योरेंस नहीं है। हाँ जी ना, वो सामने वाली जो जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये आपकी लायबिलिटी तभी बनती है अगर वो एक्सीडेंट आपकी गलती से हुआ हो। अगर उनका कोई नुकसान हुआ है तो आप अपनी कंपनी के पास जाके ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप सामने वाले का इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरेंस का जो डैमेज है वो आप भरें। जहाँ तक अनलेस आप पे पर कोई लायबिलिटी आ रही हो, रेगुलेटरी कोई कोर्ट से आपकी लायबिलिटी आ रही हो कि आपको सामने वाले की गाड़ी का खर्चा देना है, तभी आप वो प्रोसेस इनिशिएट करेंगे और वो कोर्ट आपको बताएगा और आपकी इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि सामने वाली गाड़ी का खर्चा आपको देना बनता है। नाउ इन सच अ केस मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल आप अपना जो कार का डैमेज है वो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से डेफिनेटली क्लेम करिए। वो इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प करने को तैयार है। जहाँ तक सामने वाली गाड़ी का क्लेम है, लेट हिम प्रूव दैट उनका जो नुकसान हुआ था वो आपकी वजह से हुआ था, तभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी। नहीं तो व्हाई वुड द इंश्योरेंस कंपनी पे फॉर समबडी एल्सेस डैमेज? ये पहले आप सर्टन करिए कि आप क्यों उसके भरना चाहते हैं। कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई कोर्ट आपको फोर्स कर रहा है, गलती आपकी थी, तभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। गौरव, कोई और डाउट है आपको? नहीं, आई अंडरस्टैंड कि वो कोर्ट सेटलमेंट अगर हो गया, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही आगे बढ़े। मतलब अगर आप बता सके जो एक्सीडेंट हुआ है क्या आपकी गलती थी? आपकी गाड़ी से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है? हाँ, मिस्टेक वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिस्टेक मेरा था। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि आगे चलते हुए आपके ऊपर ये आएगा कि आपको ये पे करना ही करना है आपको? जी,
लेकिन अभी तक कोर्ट से अगर कुछ ऑर्डर नहीं आया हुआ है तब तक ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं, एक्चुअली आप अगर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाई वुड एन इंश्योरेंस, जस्ट बिकॉज अगर मेरी गाड़ी है, मैं कह रहा हूँ कि आप जाके उसको पेमेंट कर दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट मेक द पेमेंट, दे हैव टू बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, एस्टैब्लिश होना होगा कि लायबिलिटी मेरी थी, देन द कंपनी विल टेक इट, एंड हु विल एस्टैब्लिश दैट लायबिलिटी इज द कोर्ट्स। सो जब आपको वो जजमेंट आ जाए तब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करिए। इनफैक्ट कोर्ट विल डायरेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी एंड द अदर पार्टी विल वांट द इंश्योरेंस कंपनी टू एक्ट। तो आप अभी फिलहाल मेरे हिसाब से निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी का क्लेम ले लीजिए और उसको रिपेयर करवाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर एक छोटा सा क्वेरी थी मेरी कि जो आप बता रहे कि कोर्ट विल डायरेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी की आपको ये पेमेंट करना है, तो मुझे बीच में जाके पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी ना, कोर्ट सीधा इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर देगा और वहाँ से वो डायरेक्ट आगे केस हैंडल होगा ना? Absolutely. I mean, when it is in the hands of the court, I think it's better that हम और आप नहीं सोचें इसके बारे में। Courts are the best authorities. I mean, it's a judicial body. वो डिसाइड करेंगे कैसे ये सेटल होना है, and they will instruct the company, and it will be paid by them accordingly. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस इन्फॉर्मेशन। और यहीं पर ये होता है हमेशा, जो क्लेम लेने की जो प्रक्रिया है, खासकर हमने देखा है कि अगर मेडिकल पॉलिसी में, बाकी तो सब साइड कर दीजिए, आप बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि ये लीजिए तो आपको ये मिलेगा, ऐसा होगा तो आपको सारा कुछ कंपनी दे देगी, कैशलेस और क्या क्या चीज़ें कही जाती है। लेकिन एक बार अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए और अगर किसी को बाकी फैमिली मेंबर्स को बहुत आइडिया नहीं है तो एक्चुअली आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, वो क्लेम लेने के चक्कर में सिर्फ। That is true. तो मतलब क्या करना क्या चाहिए पॉलिसी होल्डर के पास? ऑप्शन क्या होता है? मान लीजिए कि क्लेम रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने, मेरे नाम पे इंश्योरेंस है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी फैमिली को तो पता ही नहीं कि करना क्या है, और वहां पे किसी भी एक फाइनल पॉइंट पे उठा के कंपनी ने कहा कि ये क्लेम हम नहीं करेंगे सेटल, फिर क्या होगा? स्वाति, दो चीज़ें हैं। एक है कि जब तक वो इंसान जो हॉस्पिटल में है उस दौरान अगर कैशलेस अप्रूवल नहीं आ रहा है, सो बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं उस समय। उस समय आपको या तो रीइंबर्समेंट प्रोसेस में जाना होगा कि आप अपना क्लेम पहले पेमेंट कर दें और फिर अपने इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट मांगें। अब बात आती है कि जब रीइंबर्समेंट का आपने क्लेम एप्लीकेशन दिया है और कंपनी ने कोई फाइन प्रिंट, पॉलिसी में कोई फाइन प्रिंट है या कोई भी बहाना बना के आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, तब क्या ऑप्शंस हैं? उसका एक पूरा फॉर्मेट है, उसका एक पूरा एक चैनल है जिसमें आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर की बात करें, व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल अगर उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया है? तो नॉर्मली पीपल ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट बहुत एक लंबा प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और बहुत आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अप्रोच द कोर्ट्स। बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो एक्चुअली वो अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट में जाते हैं, जो ऑफ कोर्स बहुत लेंदी प्रोसेस है, इट इज एक्सपेंसिव, अलग सर दर्द है काफी। सो एक इंसान को ये फील होता है कि वो उससे धोखा हुआ है, उसे अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है, और वो धीरे धीरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से अपना फेथ खोते रहता है ना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन ऑफिस बनाया है। नाउ इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन एक मीडिएटर है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर्स। तो उनके यहाँ पर ये केस आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इट्स अ वेरी फर्स्टली इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जो एडवांटेजेस हैं वो है कि उसमें कोई खर्चा नहीं है आपका। वहाँ पर अगर अपनी कंप्लेन फाइल करनी है, आपको कोई लॉयर के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, हायर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सो कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जो प्रोसेस है इट विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स। उनका करीबन 1 या 1.5 साल आप समझिए कि इतना टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन होता है तो इतना टाइम नॉर्मली लग जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी ऑम्बुड्समैन का अवार्ड होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे बाइंडिंग होता है। अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी को अगर कह दिया गया है कि आपको इस क्लेम का पेमेंट करना है, दैट्स इज द जजमेंट एंड दैट्स द अवार्ड गिवन बाय द ऑम्बुड्समैन, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी अपील कोर्ट में जाके नहीं कर सकती। हालांकि ये ऑप्शन पॉलिसी होल्डर को दिया गया है, अगर वो संतुष्ट नहीं है वो ऑर्डर से, तो ही कैन फर्दर गो टू द कोर्ट्स। सो ये जो प्रोसेस है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू द लीगल सिस्टम। सो अगर आपका या कोई भी पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट किया गया है, वो पहला स्टेप है कि वो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में अप्रोच करें रादर देन गोइंग टू द कोर्ट। चलिए, कुलवंत सिंह लुधियाना से। कुलवंत जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया 50 लाख का एवाइवा से। जब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया तो एक मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी टर्म प्लान था 30 लाख का जी कंपनी का।
तो मैंने वो ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। एजेंट ने मुझसे बोला अगर डिस्क्लोज कर दिया तो आपको इंश्योरेंस नहीं देगी 50 लाख की कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में अगर क्लेम अराइज होता है तो कंपनी इस ग्राउंड पे क्लेम रिजेक्ट कर देगी, आपके पास ऑलरेडी था, आपने डिस्क्लोज नहीं किया। कितने दिन हो गए हैं ये नया अवीवा से टर्म प्लान लिए हुए? ये करीब महीना भर होने को है। अच्छा, 1 महीना हो चुका है। ओके, क्या ये ग्राउंड कंपनी इस ग्राउंड पे कि आपके पास पहले से एक टर्म प्लान है और आपने क्यों डिस्क्लोज नहीं किया, मैं आपको क्लेम नहीं दूंगा करके, हो सकता है? एब्सोल्युटली कुलवंत जी, जो आपका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है वो आपकी जो नया एप्लीकेशन है उसमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ये जानना चाहती है कि आप टोटल कवर जो आपका है और जो आप ले रहे हैं वो एक आपके फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के नॉर्म्स के अंडर में आता है। तो अगर आपने नहीं डिस्क्लोज किया है और क्लेम के वक्त कंपनी को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको पता चले, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता चलेगा, तो आपका क्लेम इस ग्राउंड्स पे वो कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। अभी आपके पास एक चॉइस है कि आप कंपनी में आप अवीवा के जो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट है उनको एक लेटर लिखें और उनको ये बता दें कि आपने जब एप्लीकेशन किया था तब आपसे ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी थी और अब आप ये पॉलिसी में अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्लेम के टाइम पे आपको दिक्कत हो। और इसका जो आप लेटर देंगे उसका एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूर लीजिएगा और अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ में रख दीजिए। तो ये एक प्रूफ है कि आपने कंपनी को इंटीमेट किया था विद गुड इंटेंशंस। इसके बाद क्या होगा कि अवीवा आपको फिर से आपको रिप्लाई देगा कि अगर वो ये रिकॉर्ड्स पे ये डेटा जो आपने अभी दिया है ये रिकॉर्ड्स पे ले रही हैं और इसके बावजूद वो अगर इंश्योरेंस आपका कंटिन्यू करती हैं तो आपको क्लेम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो दे विल टेल यू दैट वो अभी इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इन ईदर वेज कि आपके हित में है कि आप कंपनी में ये चिट्ठी लिख के उन्हें इंटीमेट अभी कर दीजिए। क्योंकि क्लेम रिजेक्ट होने की बात हो रही है यहाँ पर हर्ष, किस किस ग्राउंड पे नॉर्मली कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है किसी भी पॉलिसी में, या टर्म प्लान में या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में? मोटा मोटी आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं कंपनी को ये जरूरी है जानना कि आपका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो कितनी हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी फैक्ट्स हैं केस के वो आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री है वो बताइए। अगर आप ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, अब हम मेडिक्लेम की बात करते हैं, मेडिक्लेम में एक टर्म्स कंडीशंस हैं कि जो भी आपका प्री एग्जिस्टिंग है वो आपका नॉर्मली पॉलिसी में कवर नहीं होता है। और अगर आपने 4 साल फिर आगे अगर आपने 4 साल कोई क्लेम नहीं किया हो तो प्री एग्जिस्टिंग भी कवर होना शुरू होता है। आपके पहले से अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई बीमारी है और उसकी वो आपने अपनी पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं किया है और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसी बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पॉलिसी इशू किया है और आपकी अगर कोई बीमारी होती है रिलेटेड टू डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो कंपनी का हक बनता है कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगी। तो हर एनीथिंग अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया ऑनेस्टली इन द फॉर्म और उसके बेसिस पे अगर कुछ क्लेम आता है तो कंपनी का हक बनता है कि वो आपका, जो हम बात कर रहे थे पहले ब्रेक के पहले कि आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं शिकायत लेकर, तो किस तरह की शिकायत लेकर मैं जा सकती हूँ? अगर कंपनी के पास वजह है क्लेम रिजेक्ट करने की तो वो वजह जायज हो सकती है। एब्सोल्युटली। नाउ अब ये चीज हम अगर क्लेम रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिसी होल्डर को ऑब्वियसली लगेगा कि कि मेरा क्लेम देना चाहिए, कंपनी अपनी तरफ से क्लेम नहीं दे रही है। सो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की ऑफिस में आप कोई भी शिकायत लेके नहीं जा सकते। देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू कैन रजिस्टर अ क्लेम फॉर द कंप्लेंट विद। पहली बात है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है पूरा ही, या आपका क्लेम पार्टली एक्सेप्ट हुआ है, आपने सपोज आपका 1 लाख का क्लेम है, कंपनी बोल रही है कि नहीं हमारे हिसाब से सिर्फ 50,000 रुपया दिया जाता है, वो आप उससे ना खुश हैं, तो आप वो कंप्लेन भी ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आपने क्लेम डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं और कंपनी ने आपको एक बहुत लंबे अरसे तक कुछ भी जवाब नहीं दिया या सेटल नहीं कर रही है, डिले हो रहा है सेटलमेंट में, तो आप वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो प्राइमरीली ये एक कंसर्न है। उसके अलावा और 3-4 चीजें हैं कि अगर आपने प्रीमियम भरा है लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में नहीं दिया गया है, वो कंप्लेन भी आप वहां कर सकते हैं। अगर प्रीमियम में आपको डिस्प्यूट लग रहा है कि जो सब मेडिक्लेम या कोई दूसरी पॉलिसी में देख लीजिए कि प्रीमियम जो मुझे चार्ज हो रहा है वो राइट नहीं है, आर्बिट्रेरी कंपनी इज चार्जिंग मी मोर, तो आप वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। सो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये डिसीजन ऑम्बुड्समैन को दिया जाएगा कि ही विल डिसाइड कि क्लेम पेएबल है कि नहीं है। एब्सोल्युटली। हमने बात की अभी कि आप कैसे जा सकते हैं, मतलब आप कौन जा सकता है ऑम्बुड्समैन के पास, किस तरह की शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन वापस से घूम कर आऊंगी प्रोसीजर क्या है, डिटेल में आप बता सके। वेल पहली बात ये जरूरी है स्वाति कि ये जो फोरम है ये एक इंडिविजुअल्स के लिए ओपन है। कंपनीज अपनी शिकायत लेके इस फोरम के पास नहीं जा सकती। अच्छा। ये जो सिस्टम है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम रखा गया है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर की सहायता के लिए रखा गया है।
मतलब अगर कंपनी से इंश्योरेंस कवर मिलता है, उसमें कुछ दिक्कत हो नो 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 तो नो, वो इस प्रकार है कि अगर कोई कंपनी ने अपना फैक्ट्री या कुछ इंश्योरेंस कर ले रखा है। ओके ओके ओके, लेकिन ग्रुप का मतलब ग्रुप इंश्योरेंस में फिर भी ये लागू होता है, राइट? यस, इंडिविजुअल्स को जहां पे अफेक्ट होता है वो इसमें लागू होगा। अच्छा। वही ये इंसान इंडिविजुअल फोरम में जा सकता है। ठीक है। सो पहली बात है, जैसे ही आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, एक पॉलिसी होल्डर को पहली बात ये करनी है कि हर इंश्योरेंस कंपनी में ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बनाया गया है। दैट इज द फर्स्ट लेवल फॉर योर अपील। तो आप इंश्योरेंस कंपनी के, उसी इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल में आप एप्लीकेशन देंगे। अच्छा। कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो चुका है और उसका एक रिव्यू किया जाए। अगर वहां से आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है, या आपको वो जवाब उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, क्या कहा है कि इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देंगे हम, तब आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। अच्छा। जो भी कंपनी से लास्ट कम्युनिकेशन आपको आया इनका है, ऑफिस होता कहाँ है? ये इनका जुरिस्डिक्शन है। जैसे अगर हम बॉम्बे की बात करें तो सेंटा क्रूज में उनका ऑफिस है। अच्छा। सो IRDA की जो वेबसाइट है irda.gov.in, उस पे अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर जाएगा, उन्हें अपने जुरिस्डिक्शन की आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे। अच्छा। सो अगर इंश्योरेंस कंपनी से भी आपको रिजेक्शन आ जाता है, सो विद इन 1 ईयर आप अपनी कंप्लेन इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में फाइल कर सकते हैं। ओके। अब इसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको शुरुआत में सिर्फ एक लेटर लिख के देना है। उसमें बेसिकली आप पॉलिसी के नंबर, जिस कंपनी के खिलाफ आपकी कंप्लेन है, वो डिटेल्स, और बहुत ही ब्रीफ में आप आपकी शिकायत क्या है वो एक लेटर के फॉर्मेट में, और कंपनी का जो रिजेक्शन लेटर है, क्लेम का रिजेक्शन, वो साथ में लगा के आप कंपनी में भेज दें, ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में भेज दें। जी। इसके बाद ऑम्बुड्समैन के ऑफिस से आपको एक चिट्ठी आएगी जिसमें 3 करीबन फॉर्म्स होंगे। फॉर्म नंबर P1, P2, P3। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। उसमें भी एक फॉर्मेट में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। पॉलिसी नंबर क्या है, कौन सी कंपनी के खिलाफ है, आपका क्लेम अमाउंट कितना है जो आप मांग रहे हैं, और एक ब्रीफ में वापस डिटेल्स। अब ये फॉर्म जब आप वापस इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करते हैं, तो उसके साथ में आपको सारी रिपोर्ट्स और जो आपका जो क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने होंगे। फिर एक हियरिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, और वो हियरिंग में इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे और ऑम्बुड्समैन, और आप खुद रहेंगे वहां पर, और 1 या 2 हियरिंग में आपको इसका सेटलमेंट जो भी है निपटारा हो जाता है। एब्सोल्युटली। क्विकली, वक्त कम है हमारे पास हर्ष, जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? पहली बात कि जो भी कंप्लेंट आपकी फाइल कर रहे हैं, आप कोई भी फोरम या दूसरी कोई कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं हो। अगर आप पर्सनल हियरिंग में खुद नहीं जा सकते हैं, तो आप कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेज सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रहे कि वो लॉयर, वो कोई एडवोकेट या एजेंट या ब्रोकर नहीं हो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है वहां पर। कोई घर का मेंबर या दोस्त हो सकता है। एब्सोल्युटली, आप ऑथराइज कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो आपका ज्यूरिसडिक्शन है, जो ऑम्बुड्समैन जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उसी ऑफिस में आप क्लेम फाइल करें। तो ये बेसिक चीजें आप अगर ध्यान रखते हैं। सिर्फ एक चीज और ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहती है। उन ऑम्बुड्समैन ऑफिस में एक बहुत ही ज्यादा लोड जरूरी है। आई मीन इट इज देयर, सो इट टेक्स अबाउट 8 to 10 months आपकी कंप्लेंट फाइल होने के बाद, जब तक आपको ग्रीवेंस का रिड्रेसल मिले। बट आई थिंक दैट इज द लीस्ट यू कैन। लेकिन उसके बाद आप कुछ ना कुछ निपटारा जरूर होगा, और Absolutely. चांसेस है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा फेयर रेजोल्यूशन है, स्पीडी है, और देयर इज नो कॉस्ट टू द पॉलिसी होल्डर इन दिस केस। चलिए, तो इसके साथ ही आज योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, प्लस एक पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन देने के लिए कि अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे उन्हें क्लेम मिल सकता है। फिलहाल इतना ही, रुकते हैं यहीं पर। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।